राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत की राजधानी पटना में है और फिल्म सिटी देहरादून में। क्या ये क्या बक रहे हो माता? ये बातें सुनकर आपको लग रहा होगा, लगता है ये पागल हो गया है, क्योंकि ये सारी बातें तो झूठ हैं। पर बात तो ये है कि आज के टाइम पे सच बोलना इस देश में इतना बड़ा क्राइम बन चुका है कि आप अगर सच बोलते हैं तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है और आपकी जान भी जा सकती है। देखिए, ना इस देश में झूठ की राजनीति नहीं है, ना ही अन्याय नया है। बदली है तो सिर्फ एक चीज, वो है तस्वीर सच्चाई की। Has overtaken Japan and become the fourth largest economy. आज के टाइम पर जो सच्चाई आपको दिखाई जाती है और जो सच्चाई एग्जिस्ट करती है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जहाँ चुनेंगे ये लीजिए, ये सड़क आप लेके घर जा सकते हैं। 16 people so far had died in that billboard collapse that took place in the Ghatkopar area of Mumbai. This is a 35-foot bridge in Bihar with no road on either side, standing proudly in the middle of an open. Children were killed in a fire that broke out at a hospital in Uttar Pradesh. इस हादसे में जिन गरीब लोगों के बच्चे जलकर मर गए, उनके नाम भी आपको जानने चाहिए। याकूब और नज़मा की 2 बेटियां जलकर मर गई। भगवान सिंह और पूजा का एक बेटा जलकर मर गया। अब कोई निर्दोष मारा गया, वहाँ तक गलती है क्रिमिनल की, पर उसके बाद उस निर्दोष व्यक्ति को दशकों तक न्याय नहीं मिला। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि न्याय मिला ही नहीं। वहाँ पर गलती आती है कोर्ट की, इस न्यायालय की। न्यायालय यानी कि थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसका फेलियर आज इतना एक्सट्रीम पहुंच गया है कि आज के टाइम पर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 से 21 जज मौजूद हैं। बट लॉ कमीशन रेफरेंस 1987 के हिसाब से एटलीस्ट 50 जज पर मिलियन होने चाहिए, पर हैं कितने? सिर्फ 15। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे देश का न्यायालय कल्प्रिट्स के प्रति कुछ ज्यादा ही दयालु है। क्यों एक व्यक्ति को सालों तक, दशकों तक न्याय नहीं मिल पाता। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल रखूंगा इस कोर्ट के फेलियर के, जो आपका खून खौला देंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपको, मुझको या फिर किसी भी आम आदमी को सालों तक, दशकों तक न्याय नहीं मिलता। और आज के टाइम पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जहां पर अगर आप पावरफुल नहीं हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस सिस्टम से लड़ना। आप मार दिए जाएंगे, आप काट कर फेंक दिए जाएंगे, पर जो चीज आपके साथ नहीं होगी वो ये कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। 130 करोड़ की आबादी में न्यायिक व्यवस्था हाफती दिख रही है। There are millions of cases, millions that are stuck in lower court, trial court, even high court. The pendency is almost unacceptable. तय करो, तुम बहस करोगे कि वकील साहब करेंगे? वकील साहब कहाँ है आपके? वकील साहब नहीं है सर। कहाँ है? पता नहीं। देखिए, जब कोई भी मामला कोर्ट तक पहुंचता है उससे पहले वो मामला पुलिस के पास पहुंचता है। आप कंप्लेंट लिखवाते हैं, पुलिस कंप्लेंट लिखती है, आपकी कंप्लेंट को वेरीफाई करती है, उसके बाद सबूतों को इकट्ठा करके मामला कोर्ट तक ले जाया जाता है। ये एक सिंपल प्रोसेस है जो किया जाता है पुलिस के द्वारा किसी भी मामले को कोर्ट तक ले जाने के लिए। पर अगर आरोपी अमीर और ताकतवर है तब क्या होता है, इस एग्जाम्पल से समझिए। पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट के बाद जब वेदांत को पुलिस द्वारा पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है तो घटना के सिर्फ 1 घंटे बाद रात को 3 बजे बीजेपी के एमएलए सुनील तुरंत के तुरंत थाने पहुंचते हैं। भला क्यों? एक एमएलए या फिर एक पॉलिटिशियन को यह अधिकार किसने दिया कि वो पुलिस के काम में दखल दे? पर दखल दी जाती है, ना सिर्फ दखल दी जाती है बल्कि ये नेता पुलिस को अपने पैर की जूती समझते हैं। अब देखिए, लीगली किसी भी पॉलिटिशियन का कोई अधिकार नहीं है कि वो पुलिस को सप्रेस करे, पर सप्रेस किया जाता है। जब कोई पुलिस डिपार्टमेंट का सीनियर इन नेताओं की काली कमाई के आगे अपना ईमान बेच देता है, तब जूनियर अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, तब वो भी इस करप्शन का हिस्सा बन जाते हैं। और जब वो हिस्सा बनते हैं तो उनको ये एक बेटर ऑप्शन लगता है बजाय अपनी जॉब और अपनी जान गंवाने के। और किसी पॉलिटिशियन का किसी क्राइम में इन्वॉल्वमेंट आपकी जिंदगी को किस तरह तक बर्बाद कर सकता है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं जो शायद आपका खून खौला देगा। 2017 में कुलदीप सेंगर, जो कि बीजेपी के एक विधायक हैं, उन्होंने एक 17 साल की माइनर लड़की को नौकरी का लालच देकर अपने भाई और एक जन के साथ मिलकर उसका गैंग रेप किया। इस पर लड़की ने जब कंप्लेंट लिखानी चाही तो पुलिस ने कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया। ये कहा कि वो एक बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन है, उनके साथ समझौता कर लो। जब पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो उनको कोर्ट में एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ी, पर इसके बावजूद भी पुलिस ने कुलदीप के अगेंस्ट कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। जब लड़की के पिता ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, अपनी बेटी के लिए लड़ना चाहा, तो पुलिस ने उनको मौके पर अरेस्ट कर लिया, पुलिस कस्टडी में रखा गया। इस सबसे तंग आकर लड़की ने खुद को योगी आदित्यनाथ के घर के सामने जलाने की कोशिश करी और सबसे बड़ा जो उसके साथ
साथ अन्याय हुआ वो ये कि पुलिस कस्टडी में उसके फादर की डेथ हो गई। आरोप है कि कुलदीप के भाई अतुल ने उसके पिता को पीटा और उनकी हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उनके शरीर पर ऐसे घाव थे जो इंसानों द्वारा दिए गए हैं। सोचिए, पुलिस ने सस्पेक्ट को तो अरेस्ट भी नहीं किया और विक्टिम के परिवार के सदस्य को उठाकर असॉल्ट भी कर दिया। असॉल्ट इतना किया कि उनकी जान चली गई। उस लड़की के पिता को मार दिया गया, उस केस के इकलौते गवाह को भी मार दिया गया। इसके बावजूद भी जब लड़की ने हार नहीं मानी तो उसका कार का एक्सीडेंट करवाया गया, जिसमें उस लड़की की चाची और उसके रिलेटिव की डेथ हो गई और वो लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। और वो लड़की कितना गंभीर रूप से घायल हुई है वो आप इस कार का फोटो देखकर समझ सकते हैं। अब देखिए, जो भी कुछ बातें मैं अभी आपको बता रहा हूं वो सब बातें आपको सुनने में बहुत छोटी और मामूली लग रही होंगी, पर जब ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें आपको छूकर गुजरेंगी तब आपको यह पता चलेगा कि ये घटना कितनी ज्यादा दर्दनाक है। आंख बंद कर खुद पर ये इमेजिन कर देखिए, आप ये पाएंगे कि उस लड़की के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था। फाइनली जब कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया तो कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पर आप सोचिए कि क्या कुलदीप जैसे जानवर के लिए उम्र कैद की सजा काफी थी? क्या वो जानवर जिंदा रहना डिजर्व करता था? और सवाल ये कि क्या कुलदीप अकेला जिम्मेदार था? वो पुलिस जिम्मेदार नहीं थी जिसने उसकी कंप्लेंट लिखने से मना कर दी। वो पुलिस जिम्मेदार नहीं थी जिसकी कस्टडी में उस मासूम लड़की के फादर की डेथ हो गई। डेथ नहीं, मर्डर हो गया। ये केस एक एग्जांपल है कि एक पॉलिटिशियन किस लेवल तक पुलिस को सप्रेस कर सकता है। अगर वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व होता है तो कैसे वो एक विक्टिम की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ये पॉलिटिशियंस अपने पैसे की गर्मी से पुलिस को कंट्रोल करना चाहते हैं और पुलिस कंट्रोल में आती भी है, और जब कंट्रोल में नहीं आती तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनकी जॉब से निकलवा दिया जाता है। ईमानदारी से आज के टाइम पर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना आपके लिए आसान नहीं होगा और ये सिस्टम बेईमानों से भरा हुआ है। इस बात का एहसास आपको तब होगा जब आप ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर में पड़ेंगे। जब आपका कोई लीगल काम फंसेगा तब आपको पता चलेगा कि सही रास्ते से काम करवाने पर भी आपको गलत रास्ता अपनाना पड़ता है, आपको रिश्वत देनी पड़ती है, तब आपका काम किया जाता है। अब मैंने कहा कि जो कंट्रोल नहीं होता वो मारा जाता है, जो अपनी आवाज नहीं दबाता, जो सच बोलता है वो मारा जाता है। ये बात सुनकर आपको एक नाम याद आता होगा, मुकेश चंद्राकर का, जो कि जायज भी है क्योंकि ये केस रिसेंटली ही हुआ है। पर आज मैं आपको मुकेश चंद्राकर जैसी सिमिलर पर मुकेश चंद्राकर से ज्यादा दर्दनाक एक कहानी बताना चाहता हूं, एक केस बताना चाहता हूं जिस केस का अन्याय इतना ज्यादा बुरा है कि आपका खून खौल उठेगा उस घटना को सुनकर। 24 सितंबर 2021 को विपिन अग्रवाल की गोली मारकर हत्या करवा दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरकारी जमीन के घोटाले को एक्सपोज किया, लगभग 8 एकड़ जमीन खाली करवाई। मरने से पहले विपिन ने लगभग 900 से ज्यादा आरटीआई फाइल करी थी। उन आरटीआई में जमीन के घोटाले और राशन के घोटाले शामिल थे। विपिन के मर्डर के बाद जब पुलिस ने ठीक से एक्शन नहीं लिया, कार्रवाई नहीं की, ये देखकर उनके 14 साल के लड़के ने खुद को आग लगाकर तीसरे माले से कूदकर आत्महत्या कर ली। अब किसी बच्चे का खुद को आग लगाकर तीसरे माले से कूदकर सुसाइड कर लेना आपको छोटी बात सिर्फ सुनने में लगेगी, पर यह चीज जब आपको छूकर गुजरेगी तब आपको पता चलेगा कि यह घटना कितनी ज्यादा दर्दनाक है। एक 14 साल का बच्चा कोई ज्यादा समझदार तो होता नहीं है कि 14 साल के बच्चे से ना समझदारी की उम्मीद की जा सकती है, ना ही इस चीज की कि वो खुद को संभाल सके। उस 14 साल के बच्चे ने इस सिस्टम से तंग आकर आत्महत्या कर ली। सच की लड़ाई में उस लड़के का पिता मारा गया, वो लड़का खुद मारा गया। इसके बावजूद आज की तारीख तक उस केस के मास्टरमाइंड आजाद घूम रहे हैं और जस्टिस सिर्फ इसलिए पेंडिंग में नहीं है क्योंकि सबूत ज्यादा मौजूद नहीं है, बल्कि कारण यह है कि हमारे देश का जुडिशरी क्रिमिनल्स के प्रति कुछ ज्यादा ही दयालु है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हमारे देश का कोर्ट क्रिमिनल्स के लिए कुछ ज्यादा ही दयालु है? फॉर एग्जाम्पल, पुणे पोर्शे के केस का तो वर्डिक्ट आया नहीं है। आरजे कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता रेप केस का जो वर्डिक्ट आया वो आया कि उस आदमी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, पर जो ब्रूटैलिटी उस लड़की के साथ की गई थी, क्या उसके बाद कोई व्यक्ति जिंदा रहना डिजर्व करता है? क्या उस व्यक्ति को इंसानों की कैटेगरी में रखना भी समझा जाना चाहिए? इस आदमी के बारे में तो आपने काफी बार सुना होगा, रमेश सिंह, जिसने 2003 से 2025 तक 3 बच्चियों का रेप किया। 2 बच्चियों के रेप के बाद भी इसको जिंदा छोड़ा गया, आजाद किया गया कि ये अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। पर इसने क्या किया? जेल से बाहर निकलते ही इसने एक और 11 साल की बच्ची का रेप कर दिया, उसकी हत्या कर दी। इसके बावजूद भी आज की तारीख तक इसको फांसी पर नहीं लटकाया गया। पर क्या ये आदमी जिंदा रहना डिजर्व करता है? और मैं जहां तक अपने कोर्ट से उम्मीद करता हूं कि ये लोग इस आदमी को भी कुछ दिन बाद एक और मौका देकर छोड़ देंगे कि जाओ
और क्राइम करूं। अगर बात मुकेश चंद्राकर के केस की ही करूं तो वहां पर एक क्लियर सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, डिजिटल एविडेंस मौजूद है, यहां तक कि एक क्लियर मोटिव भी हमको और आपको नजर आता है। इसके बावजूद भी उस केस का कोई वर्डिक्ट नहीं आया। अब देखिए, वर्डिक्ट सिर्फ इसलिए लेट नहीं हो रहा है क्योंकि सबूत कम है या फिर कोर्ट की सिंपैथी उस क्रिमिनल के प्रति कुछ ज्यादा है। इसके पीछे एक और फंडामेंटल रीजन है जो मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा। मुकेश चंद्राकर के केस में 1200 पेज की चार्जशीट फाइल करी गई है जो कि बहुत ज्यादा मैसिव है। इसके अलावा इस केस के 72 विटनेस हैं और 72 विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट एविडेंस अवेलेबल हैं उनको वेरीफाई करना पड़ेगा और इस सब के वेरिफिकेशन में एक बहुत लंबा टाइम लगना जायज है क्योंकि इस देश में ऐसे और हजारों लाखों करोड़ों केस ऑलरेडी मौजूद हैं और ये केस सिर्फ उन केसेस का एक हिस्सा है। और जब ऑलरेडी इतनी लंबी लाइन केसेस की लगी हुई है उसमें किसी भी केस का एक इंस्टेंट वर्डिक्ट आना इम्पॉसिबल है। अब जस्टिस इसलिए भी नहीं आ रहा क्योंकि हमारे जस्टिस सिस्टम का ढांचा ही कुछ ऐसा है कि कोई भी केस 3 या 4 साल से पहले सॉल्व हो ही नहीं सकता, वर्डिक्ट आ ही नहीं सकता, जिसके कुछ रीजन मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला रीजन है मैसिव केस बैकलॉग। ऑलरेडी लगभग 4 करोड़ 70 लाख केस आज पेंडिंग में हैं जो कि लड़े जा रहे हैं पर सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ना ही कोई फैसला आ रहा है क्योंकि कोई भी केस इंस्टेंटली सॉल्व नहीं किया जा सकता, ना ही उसका कोई फैसला सुनाया जा सकता है। और ऐसे 4 करोड़ 70 लाख केस ऑलरेडी मौजूद हैं तो इनको खत्म करने में 300 से 400 साल लगेंगे। ओवरऑल कहें तो 4 करोड़ 70 लाख केस अगर मौजूद हैं तो इनको सॉल्व करना, इनको फिनिश करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इंसानों के लिए। और 2019 से 2023 तक 38% की ग्रोथ देखी गई है इन केस के फाइल की रजिस्ट्री में। अब 2 चीज की कमी है, पहला ग्रोथ रेट बढ़ रहा है और दूसरा जजेस केवल 10 लाख लोगों पर 15 से 21 हैं। क्या ऐसे में ह्यूमनली पॉसिबल है कि इतने सारे केसों का सफाया किया जा सके? नहीं। रिकमेंडेशन ये कहती है कि एटलीस्ट 50 जज 10 लाख लोगों पर होने चाहिए, पर हैं कितने? सिर्फ 15। और ऐसा नहीं है कि सीट नहीं है, पर बात तो ये है कि रिक्रूटमेंट ही नहीं कराई जा रही। तीसरी चीज है पुअर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। मेजॉरिटी जो कोर्ट्स हैं उनका कुछ ऐसा है कि वहां पर जजेस का और लॉयर का भी मन नहीं लगता होगा काम करने में, क्योंकि आप देखेंगे कि जब एसी नहीं है, पंखा ठीक से काम नहीं कर रहा, टूटी बेंच है, ऐसे में किसकी इच्छा करेगी भला किसी ऐसी जगह पर काम करने की? पुअर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी वजह से हियरिंग में भी डिले होता है और जजेस भी मन से काम नहीं करते। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारे देश की बजट का सिर्फ 1% से कम हिस्सा जुडिशियल पर इस्तेमाल किया जाता है। टोटल 1% हिस्सा भी जुडिशरी पर खर्च नहीं किया जाता। चौथा रीजन है कि हमारे देश के जजेस 365 दिन काम ही नहीं करते। हमारे देश के जजेस कितना दिन काम करते हैं? सिर्फ 210 दिन। सोचिए कि जब करोड़ों केस पेंडिंग हैं और लोगों के पास जज नहीं है जो उनकी हियरिंग कर सकें, ऐसे में हमारे देश के जजेस सिर्फ 210 दिन काम करते हैं। पर असल में होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि साल के जितने पॉसिबल डेज हैं उतने दिन काम करवाना चाहिए। और जब जजेस इतनी छुट्टियां लेंगे तो ऐसे में पॉसिबल ही नहीं है कि आपके जस्टिस में डिले ना हो। अब इस डिले के अंतराल में आप देखिए होता क्या क्या है। विक्टिम को सप्रेस किया जाता है, गवाह मार दिए जाते हैं और इन क्रिमिनल्स को टाइम मिल जाता है कि वो विक्टिम को सप्रेस कर सकें और अपना जो केस है उसको वापस ला सके। टाटा ट्रस्ट की इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें उन्होंने इंडिया के कोर्ट, इंडिया की पुलिस और जुडिशरी को एनालाइज किया और पब्लिश करी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया का सिविल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस, डेमोक्रेसी इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, हर जगह हम पीछे हैं। ओवर 4.8 करोड़ केसेस आज हमारे यहाँ पेंडिंग हैं। हर 1 लाख लोगों पर पुलिस कितनी है? सिर्फ 150। और इंडियन जेल्स तो इतने ज्यादा ओवर ऑक्यूपाइड हैं कि उनकी क्षमता से 131% ज्यादा उनको भरा गया है। इन बातों से आपको समझ में आता होगा कि हमारे यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बड़ा गैप है। पुलिस, प्रिजन और जुडिशरी तीनों में कर्नाटक सबसे आगे है और बंगाल सबसे पीछे, जो कि बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। अब हमने जुडिशरी का ढांचा समझ लिया, कुछ केसेस के एग्जाम्पल भी देख लिए। अब समझते हैं फंडामेंटल इश्यूज जिसकी वजह से आम आदमी को जस्टिस मिलना मुश्किल हो जाता है। अब आप देख सकते हो कि 3.8 करोड़ क्रिमिनल केसेस हैं और 1.2 करोड़ सिविल केसेस। कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की ही बराबर होती है, पर क्रिमिनल केसेस बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए उनको सॉल्व होने में और खत्म होने में टाइम भी ज्यादा लगता है। अब जस्टिस मिलने के 3 फंडामेंटल पार्ट हैं। पहला है पुलिस, दूसरा है लॉयर और तीसरा है जज।
भारत में केवल 10 लाख लोगों पर 14 से 15 या 15 से 21 के बीच आज जज मौजूद है, जो बात हमें पता है। पर 2004 की कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि एटलीस्ट 50 जजेस होने चाहिए। सवाल ये कि जजेस कम हैं, पर क्या सीट्स खाली हैं? बिल्कुल खाली हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ही देखेंगे तो 25% सीट आज खाली हैं। साथ ही अगर आप इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मिला देंगे तो टोटल 34% सीट्स आज के टाइम पर खाली है जजेस के लिए, पर उनका रिक्रूटमेंट ही नहीं कराया जा रहा। दूसरा रीजन है लॉयर की कमी। आज के टाइम पर 60 लाख से ज्यादा केसेस सिर्फ लॉयर की कमी की वजह से पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम कोर्ट जाते हैं तो वहां पर तो काफी सारे वकील मौजूद होते हैं। सही बात है, पर वो सारे वकील नहीं होते। वो सारे के सारे लोगों में से कुछ ही वकील होते हैं जो प्रोफेशनल वकील होते हैं। बाकी के लोग सिर्फ उनके साथ बैठने वाले होते हैं, जो उनके चैम्बर में बैठते हैं, ना कि वकील होते हैं। और ऐसा मैं केवल मुंह जुबानी नहीं कह रहा हूं। अकॉर्डिंग टू बार काउंसिल एटलीस्ट 40% ऑफ द लॉयर्स फेक होते हैं, बोगस होते हैं। इस इतनी बड़ी आबादी में असली लॉयर का नंबर कितना है आप जानते हैं? सिर्फ 14 लाख। पर जो केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं उनको रेपिडली खत्म करने के लिए हमें नए एटलीस्ट 30 लाख और लॉयर्स की जरूरत है। इस जज, लॉयर और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से एटलीस्ट एक केस को सॉल्व होने में ऑन एन एवरेज 4 साल का समय लगता है, और अगर केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसको 10 साल 20 साल तक का भी समय लग सकता है। तीसरा आता है पुलिस। अब हमारे देश में 3.8 करोड़ क्रिमिनल केसेस हैं, तो केसेस को सॉल्व करने के लिए पुलिस का एक मेजर रोल है, पर पुलिस भी पूरी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 35% केसेस सिर्फ इसलिए पेंडिंग में पड़े हुए हैं क्योंकि पुलिस टाइम पर आरोपी को पकड़कर कोर्ट तक ही नहीं ला पाती। अब पुलिस क्राइम होने के बाद इजीली कंप्लेंट फाइल नहीं करती, चार्जशीट फाइल नहीं करती जब तक आप कोई जुगाड़ नहीं लगा लेते। हमारी पुलिस करप्शन के मामले में 198 पोजीशन में से 80th पोजीशन पर आती है, जो कि एक बहुत ही पुअर रैंक है। तो ये पता चलता है कि हमारे देश की पुलिस का ईमान कितनी आसानी से बिक जाता है। ओवरऑल सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, पर बदलाव वो तो इम्पॉसिबल है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? देखिए, ओवर 50% ऑफ द MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर अच्छे खासे क्रिमिनल चार्जेस हैं। यानी कि हमारे देश की जनता क्रिमिनल्स को चुनती है, और जब क्रिमिनल के पास पैसा और पावर दोनों आ जाते हैं तो एक बहुत ही ज्यादा क्रिमिनल फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। और इस पूरे झंझट, धांधलेबाजी और करप्शन में पिसता कौन है? आपके और मेरे जैसा आम आदमी। पुलिस का सिर्फ कम होना प्रॉब्लम नहीं है, बात तो ये है कि पुलिस ही नहीं है। 2016 में जितने केसेस फाइल हुए उनके 1/3 केसेस की इन्वेस्टिगेशन 1 साल के अंदर भी पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पुलिस ही नहीं है। मिंट की 2019 की इस रिपोर्ट को देखिए। इसके हिसाब से 2017 में 28 लाख पोस्ट टोटल पुलिस के लिए अवेलेबल थी, पर उसमें से भरी कितनी गई थी? सिर्फ 19 लाख, यानी कि 9 लाख का गैप। अब पुलिस कम है, आबादी ज्यादा है, काम ज्यादा है। इसकी वजह से 14-14, 16-16 घंटे पुलिस को काम करना पड़ता है, और इसका असर केसेस के डिले होने पर और पेंडिंग केसेस पर देखा जा सकता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करूं तो वो इतना पुअर है कि देश के 70% कोर्ट्स में खुद का रिकॉर्ड रूम तक नहीं है, जिसकी वजह से देश के 8% केसेस आज पेंडिंग में पड़े हुए हैं। हियरिंग ही नहीं हो पाएगी तो केसेस सॉल्व कैसे होंगे? वर्डिक्ट कैसे आएगा? अब इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, पर कोई भी इसको सुधारना नहीं चाहता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बजट का 1% से कम हिस्सा जुडिशरी पर खर्च किया जाता है, और जब 2019 में गवर्नमेंट ने सेंट्रल स्पॉन्सर्ड मनी दिया तो उसका अमाउंट था 981 करोड़, पर उस अमाउंट का 91% तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। देखिए, मैंने आपको जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थी वो गिनवाई। इसके अलावा मैंने आपको जुडिशरी के कुछ एक्सट्रीम फेलियर एग्जांपल्स दिए, और आपको ये बताया कि कैसे आपका न्याय मिलना आज के टाइम पे मुश्किल है। और इसके बावजूद भी अगर आपका इस देश की जुडिशरी पर भरोसा बाकी है तो आप एक बार कोर्ट के चक्कर में फंस कर देख लीजिएगा। बाकी आपका इस सबको लेकर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।